हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है इंपेयरमेंट ऑफ असेट, जिस पर एप्लीकेबल है एस 28 या हम कहें इंड एस 36। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम इसे बहुत ही कंसेप्चुअली समझने वाले हैं। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, इंपेयरमेंट कैलकुलेट कैसे होता है, इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, और इंपेयरमेंट और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंपेयरमेंट ऑफ असेट, और अगर आप चाहें तो आप जो मैं कहूं उसको नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब इस दुनिया में एस 28 या इंड एस 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स नहीं था, तब बैलेंस शीट में कोई भी टेंजिबल असेट या इंटेंजिबल असेट कैसे शो होती थी। तो वो शो होती थी उसकी कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल असेट पर लगने वाले डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो असेट की कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपए है, और एज ऑन डेट जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन सपोज 60 रुपीज है, तो 100 माइनस 60 हम उस असेट को शो करते थे 40 रुपीज पर, और हम उस वैल्यू को कहेंगे कैरिंग अमाउंट। तो बिफोर इंड एस 36, बिफोर एस 28, इंपेयरमेंट ऑफ असेट, टेंजिबल असेट हो या इंटेंजिबल असेट हो, बैलेंस शीट में वो शो होती थी कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, और उस वैल्यू को हम कहते थे कैरिंग अमाउंट। लेकिन जब से इस दुनिया में एस 28 आया यानी इंड एस 36 आया, तो अब बैलेंस शीट में कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट की अगर अभी हम बात करें तो वो शो होती है कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लेस इंपेयरमेंट लॉस। मतलब डेप्रिसिएशन भी एक लॉस था, अमोर्टाइजेशन भी एक लॉस था। ठीक है, टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, वैल्यू कम होती है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कहते थे, वो भी लॉस था। तो वैसे ही एक नया लॉस इस दुनिया में आया, और वो लॉस है इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, वैसे मैं आपको यह बात बता दूं कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन तो केवल टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड शब्द थे। इंपेयरमेंट लॉस दूसरी एसेट्स पर भी लगता है, मतलब दूसरी एसेट्स, मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा भी कुछ जो दूसरी एसेट्स होती हैं, से करंट एसेट्स, उन पर भी इंपेयरमेंट लॉस लगता है। पर अभी हमारा डिस्कशन केवल टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट तक हम सीमित रखते हैं, और इंपेयरमेंट लॉस का यहां पर मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, इंपेयरमेंट लॉस की बात कर रहे हैं। तो अब एस 28 कहता है या इंड एस 36 कहता है कि भैया अगर किसी असेट की कॉस्ट मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, और उस पे जो अभी तक का जो डेप्रिसिएशन है या अमोर्टाइजेशन है अभी तक का, यानी एज ऑन, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं अक्यूमुलेटेड, अभी तक का एज ऑन डेट, मान लीजिए 60,000 रुपीज का है, तो इस असेट की वैल्यू आ गई 40,000, जिसको हम कहेंगे कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि हर बैलेंस शीट डेट पर आपको इंपेयरमेंट लॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे डेप्रिसिएशन लॉस था, जैसे अमोर्टाइजेशन लॉस था, वैसे अब आपको इंपेयरमेंट लॉस चेक करना पड़ेगा। तो मन में यह भावना जागेगी कि यार ये इंपेयरमेंट लॉस होता क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहां पर सबसे पहले हमें रिकवरेबल अमाउंट, असेट का एक अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है रिकवरेबल अमाउंट। तो ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, इंड एस ये कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैसे निकालना है। तो पहले तो आप ये सोचिए कि किसी भी असेट का क्या रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। भाई उस असेट से जितनी रिकवरी हो पाएगी, तो रिकवरी कैसे होती है, किसी भी चीज से रिकवरी कैसे होती है भैया, या तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एसेट है, तो या तो मैं उसको बेच के पैसा रिकवर करूंगा, या मैं उसको यूज करूंगा, यूज से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से सेल होगी, सेल से रिकवरी होगी। तो यस,
किसी भी असेट से हम अगर बात करें तो जो रिकवरी होगी, यहां पर मेरा डिस्कशन टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट को है। तो मान लीजिए कोई मशीनरी है, तो या तो मैं उसे बेचूंगा, बेच के रिकवरी होगी, या मैं उसे यूज करूंगा तो प्रोडक्शन होगा, सेल होगी तो रिकवरी होगी। तो इसलिए बोला भैया पहले तो आप निकालिए नेट सेलिंग प्राइस। अगर हम उस असेट को बेचे तो नेट क्या मिलेगा, नेट सेलिंग प्राइस। मान लीजिए आज एक मशीनरी हमारे पास है जिसकी कैरिंग अमाउंट 40,000 रुपीस की है, और हम उसे अगर आज बेचने जाएं तो 45,000 में बिक जाएगी, 45,000 में बिक जाएगी। ये तो मार्केट वैल्यू है, ये तो डिस्पोजल वैल्यू है, ये तो सेल वैल्यू है। लेकिन बेचने में भी तो कुछ खर्चा होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो मान लीजिए इस मशीनरी को हम बेचने जाएं तो 45,000 रुपए में बिकेगी, लेकिन बेचने में 10,000 रुपए का खर्चा है। तो नेट कितना मिलेगा, तो नेट तो 35,000 ही मिलेगा। तो आपने सीखा कि किसी भी एसेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी नेट सेलिंग प्राइस क्या होती है। नेट सेलिंग प्राइस इज एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, जो आज की उसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू है, माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी उसको बेचने में कितना खर्चा आएगा। तो से 45,000 तो सेल वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, बेचने में 10,000 रुपीज खर्च हो जाएगा। बेचा नहीं है, अभी बेचेंगे तो ऐसा होगा, तो इसलिए उससे नेट हमको 35,000 मिलेगा। ठीक है, तो या तो हम असेट को बेच के रिकवरी करेंगे या हम असेट को यूज करके रिकवरी करेंगे। तो मान लीजिए हम असेट को बेचेंगे तो 35 मिलेगा, लेकिन हमने उसे बेचेंगे नहीं तो यूज करेंगे। तो मान लीजिए हम यूज करते हैं तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन है तो सेल होगी, सेल होगी तो कैश फ्लो आएगा। तो मान लीजिए अगले 5 साल इस एसेट की, मान लीजिए बची हुई लाइफ 4 साल है, 3 साल है, 5 साल है, तो जब तक ये एसेट हमारे पास रहेगी तब तक हम उसे यूज करेंगे। तो उससे जो कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो आएगा, तो उसकी आज के हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उसको एएस में नाम दिया गया वैल्यू इन यूज। व्हाट इज वैल्यू इन यूज? वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अभी हम कोई प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमको आपको पता है। तो भाई मान लीजिए ये एसेट अगले 4 साल यूज होगी और इससे कैश फ्लो जनरेट होगा, और उस कैश फ्लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% है, 8% है। हम वो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए उस एसेट की आती है, कैश फ्लो की आती है 37,000। सपोज फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आती है 37,000। ठीक है, तो बताइए नेट सेलिंग प्राइस कितनी? 35,000। और वैल्यू इन यूज, व्हाट इज वैल्यू इन यूज? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। हां, हर बैलेंस शीट डेट पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को यह देखना पड़ेगा कि असेट पर डेप्रिसिएशन तो लग गया, लेकिन उसकी रिकवरेबल अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी, और वो रिकवरेबल अमाउंट होती है नेट सेलिंग प्राइस भी निकालनी पड़ेगी, वैल्यू इन यूज भी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि रिकवरी कैसे होगी? या तो बेच के या यूज करके। और इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको विचेवर इज हायर लेना है। तो कई लोग बोलते थे हायर क्यों लेना है? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर बेच के 35,000 मिल रहे हैं और यूज करके 37,000 मिल रहे हैं तो हम उसे बेचेंगे नहीं, फिर तो हम यूज करेंगे। और इसका ठीक उल्टा होता कि बेच के 37,000 मिल रहे हैं और यूज करके 35,000 मिल रहे हैं, तो जब हमको मालूम है कि यार इसको यूज करेंगे तो जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसकी वैल्यू तो 35 है, इससे तो अभी बेच देंगे तो 37 मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर बेचने के डिसीजन लेंगे। भाई बेसिकली देखिए, कोई भी टेंजिबल असेट या इनटेंजिबल असेट बेचने के लिए नहीं खरीदते, वो हमेशा बेचते तभी है, दो ही केस में हमेशा असेट यूज के लिए होती है, बेच दो ही केस में बेची जाती है। एक, या तो वो स्क्रैप हो जाए, और दूसरा बिजनेस बंद हो जाए। बिजनेस बंद होगा नहीं, क्योंकि गोइंग कंसर्न तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, तो बिजनेस बंद होगा ये तो नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो वो स्क्रैप हो जाएगी तो ही बेचेंगे। और एक तरीके से अगर वो असेट यूज करने से, असेट को यूज करने में हमको रिकवरी कम है, बेचने में पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो फिर तो बेचना ही ठीक है। तो इसीलिए यहां पर लिया गया विचएवर इज हायर। तो रिकवरेबल अमाउंट हमको देखना है 35,000 और 37,000 विचएवर इज हायर। तो दिस इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो हर बैलेंस शीट डेट पर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगने के बाद आपको हर इन एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट चेक करना है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? दो अमाउंट का, विचएवर इज हायर, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस क्या होती है? एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, असेट की मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस, यानी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बेचने में जो खर्चा आएगा वो माइनस कर देंगे, लॉजिकल है।
और वैल्यू इन यूज क्या है, अगर हम उसको यूज करेंगे तो उससे जो फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। यस, ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, एस्टिमेटेड होती है सारी कैलकुलेशन बैलेंस शीट डेट पर, विच एवर इज हायर। तो अब इस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट आया 37,000 और अब इन डेज 36 या हम कह लें एज 28 ये कहता है कि अगर किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, yes, recoverable amount is 37,000 whichever is higher of net selling price and value in use। तो कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो इसका मतलब है आपकी असेट इंपेयर्ड हो गई है, इंपेयरमेंट हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये इंपेयरमेंट है क्या? अरे इंपेयरमेंट यही तो है कि आप दिखा रहे हो बुक्स में कि आपकी असेट 40,000 है, लेकिन उससे जो रिकवरी होने की संभावना है बेच के या यूज करके वो तो 37 ही है। तो इसका मतलब ये 40,000 का फिगर गलत है। आप अपनी बैलेंस शीट में इस एसेट को 40,000 में नहीं शो कर सकते। सर फिर आज तक तो वैसे ही करते थे, इस इंडेक्स के पहले तो बिल्कुल पहले करते थे क्योंकि पहले इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। और वैसे भी मैं बताऊं ये अमाउंट तो कभी भी सही था ही नहीं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमेशा अनुमान होता था, एस्टिमेटेड होता था, क्योंकि ये तो यूजफुल लाइफ पे बेस्ड होता था जो कि एस्टिमेटेड होती थी। तो इसीलिए ये अनुमानित फिगर ही आता था कैरिंग अमाउंट का भी। तो इंडेक्स कहता है कि आपको हर बैलेंस शीट डेट पर अब इसको रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा, और रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से कम है तो इसका मतलब आपकी एसेट इंपेयर हो गई है। मतलब एसेट जो है वो जिसको आप 40,000 पे दिखा रहे हो वो 40,000 की नहीं है, उसकी आज रिकवरी 37 ही है। मतलब 3,000 रुपए का और लॉस इस पे संभावित है, लॉस संभावित है। तो एंट्री पास होगी इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड देन P&L टू इम्पेयरमेंट लॉस। ये हर बैलेंस शीट डेट पे करना पड़ेगा। मतलब अगर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, इट मींस दैट आपकी एसेट इंपेयर हो चुकी है। क्लियर? सर कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट होता तो मतलब सर सपोज मान लीजिए कि ये जो नेट सेलिंग प्राइस है और वैल्यू इन यूज है, इस मान लीजिए ये 42,000 आती, ये 36,000 आती, विच एवर इज हायर तो 42,000 आ जाता, मान लीजिए ऐसा होता, या ये 36 होती, ये 42 होती, विच एवर इज हायर 42 आता, तो कैरिंग अमाउंट तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बाद 40 था और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 42 होता। तो क्या कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो सर इंपेयरमेंट गेन हो जाता था क्या? असेट की वैल्यू बढ़ जाती क्या? नो। फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करते हैं प्रूडेंस के हिसाब से, फ्यूचर में होने वाले गेन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी इंपेयरमेंट गेन नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपेयरमेंट गेन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा। तो अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा, और इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होने के बाद वो असेट किस वैल्यू पर आ जाएगी? डेफिनेटली रिकवरेबल अमाउंट पर। जिसको हम कहते हैं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, जिसको हम कहेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो इन डेज 36 यानी एज 28 के पहले बैलेंस शीट में कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट शो किस पे होती थी? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, और उसके बाद आता था कैरिंग अमाउंट जिस पे हम बैलेंस शीट में उसे शो करते थे। लेकिन आफ्टर दिस स्टैंडर्ड इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, बैलेंस शीट में एसेट शो किस पर होगी? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, यह आएगा कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस, दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। और ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो होगा ये होगा आपका रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अब यहां पर सिर्फ एक छोटी सी बात समझने की और है कि सर डेप्रिसिएशन में और इंपेयरमेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे हम इनकम टैक्स में पढ़ते थे एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये उसी तरह की कुछ बात है। डेप्रिसिएशन तो असेट एज ऑन डेट जहां आपने एसेट शो किए वहां तक का जो लॉस हो गया उसके यूज से, या वो जो टाइम बीत गया, तो डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू पास्ट लॉस, है ना। लेकिन इंपेयरमेंट जो है वो पास्ट नहीं, वो फ्यूचर लॉस की बात है। फ्यूचर कि अगर ये एसेट को हम बेचें या यूज करें तो इससे क्या रिकवरी होगी, और चूंकि वो रिकवरी कम हो रही है और हमारी बुक्स में वैल्यू ज्यादा है तो हम उसे लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू द पास्ट पीरियड एंड इंपेयरमेंट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर पीरियड। और यहां पर एक बात और समझने लायक है, आप ये कह सकते हैं सर 40 की एसेट 37 की हो गई,
या 40 की एसेट 42 की हो गई, तो वो तो रिवैल्यूएशन में भी होता था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन में भी डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल डिफरेंस है। पहली बात तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब एज एन ऑडिटर मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट फाइनल करूंगा तो मैं उस कंपनी के मैनेजमेंट से बोलूंगा कि भाई आप इसकी ये जो असेट है इसका रिकवरेबल अमाउंट निकालिए, इसकी नेट सेलिंग प्राइस निकालिए, इसका वैल्यू इन यूज निकालिए। ये सारा काम मैनेजमेंट का होगा। वो कैश फ्लो प्रोजेक्ट करेगा, उस फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, मार्केट प्राइस उसकी एस्टिमेट होगी, तो नेट सेलिंग प्राइस आएगी, है ना। तो ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है। कहने का मतलब ये है कि इंपेयरमेंट लॉस जो कैलकुलेट होता है वो कंपनी के लोग करते हैं, मतलब कंपनी के इंटरनल लोग करते हैं, मतलब मैनेजमेंट करता है। लेकिन रिवैल्यूएशन करवाने के लिए आउटसाइडर को बुलाया जाता है जो कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन में? इंपेयरमेंट जो है वो इंटरनल एक्टिविटी है और रिवैल्यूएशन आउटसाइडर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है। प्रैक्टिकली एक आउटसाइडर को बुलाया जाता है, एक आउटसाइडर को बुलाया जाता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है, वो रिवैल्यूएशन करता है। और दूसरा और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए 40,000 की एसेट 42 की हो गई या 37 की हो गई, अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड होता है, वो होता है मार्केट वैल्यू पे। यस, आज बुक्स में एसेट की वैल्यू 40 है और उसकी मार्केट वैल्यू यानी बेचने जाएंगे तो 42 मिलेगा या 37, वो रिवैल्यूएशन, वही डिफरेंस रिवैल्यूएशन होता है। लेकिन इंपेयरमेंट एक और ब्रॉडर टर्म है। इंपेयरमेंट में केवल मार्केट वैल्यू नहीं है, इंपेयरमेंट में मार्केट वैल्यू थी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल थी, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो आई नेट सेलिंग प्राइस। फिर हमने उस एसेट का फ्यूचर कैश फ्लो निकाला, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर आया वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो इंपेयरमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। रिवैल्यूएशन केवल मार्केट वैल्यू पे डिपेंड होता है, लेकिन इंपेयरमेंट निकालते वक्त मार्केट वैल्यू भी आती है, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी आती है, और वैल्यू इन यूज भी आता है, और फिर विच एवर इज हायर से जो रिकवरेबल अमाउंट होता है उससे इंपेयरमेंट लॉस आता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि इंपेयरमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट में क्या अंतर है, इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जो कि मैं आपको आगे किसी वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा, इससे एडवांस केसेस भी हम डिस्कस करेंगे, पर एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको आज दी है। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।